अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। कश्मीर की बात की जाए तो जिस तरह से वहाँ पर जुल्म और सितम और बर्बरियत का एक सिलसिला जो जारी है, और अब भारतीय फ़ौजियों ने एक सुपूर के मकाम पर मज़ीद 3 कश्मीरियों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर कब तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। गुज़िश्ता कई दहाइयों से कश्मीर जो है कश्मीर मज़लूम जो हैं वो अपने जिस तरह से भारत वहाँ पर जुल्म कर रहा है और जिस तरह से उनका खून बहाया जा रहा है पानी की तरह से, जिसके नतीजे में कई औरतें जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं, कई बच्चे यतीम हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की, इंसानी हुकूक़ के जितने भी चैम्पियंस हैं वो खामोश हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब तक जो मज़लूम कश्मीरी हैं उनसे उनके जीने का हक़ छीना जाता रहेगा, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड ज़ाफ़िर जमील साहब, जो कि एक दिफ़ाई तज़कियाकार हैं और इन्होंने 3 जंगों में भी पार्टिसिपेट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सर आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस हवाले से मुझे खुशी है कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, मुझे दावत दी। हकीकत में मैं न सिर्फ दफ़ाई तज्ज़ियाकार हूँ बल्कि एक स्टूडेंट भी हूँ, तालिब इल्म हूँ मिलिट्री हिस्ट्री का, तारीख़ का। और इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैंने पाकिस्तान को बनते हुए भी और टूटते हुए भी देखा। बिल्कुल सर, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज हमारे आप शो पे तशरीफ़ लाए हैं। सर, कश्मीर के हवाले से बात करें, एक बार फिर भारतीय फ़ौजियों की जानिब से सपूर के मकाम पे 3 कश्मीरियों को जो है शहीद कर दिया गया है। कुछ अदाद शुमार सर आपके सामने कोट करूँगी। 80 की दहाई से अब तक अगर बात करें तो अब तक 95,790 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें से 904 सिर्फ बच्चे शामिल हैं, चूँकि एक बहुत ही तकलीफ़ की बात है क्योंकि बच्चे तो किसी जंग में भी उनको इजाज़त नहीं है कि उनके ऊपर कोई जुल्म करे। 11,000 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी इस्मतें जो हैं वो पामाल हो चुकी हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें से 7,000 अफराद ऐसे हैं जिनको दौरान हिरासत ही शहीद कर दिया गया है। कई ख़वातीन हैं जो कि बेवा हो गई हैं, 22,910 ख़वातीन हैं और 1,08,80 बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए हैं। कई ऐसे घर हैं जो कि जिनको जला दिया गया है, तामीरात को जला दिया गया है। सर, इतना जुल्म सितम और अब कई दहाइयों से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, तो सर इसको कोई रोकेगा? क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? दरअसल इसमें हमें थोड़ा सा कश्मीर की तारीख़ को देखना होगा जी। और कश्मीर को कायदे आज़म ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और लफ्ज़ पाकिस्तान में जो काफ है वो कश्मीर की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हिंदुस्तान ने क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद जो है वो यानी जिस तरीके से बाकी रियासतें जहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया, भोपाल, जूनागढ़ वग़ैरह, इसी तरीके से कश्मीर में भी उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजी जी। और उनसे लड़ने के लिए हमारे कबायली जो अफराद हैं और फ़ौज के अफसर और जवान सिविल कपड़ों में जी उन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया। यहाँ मैं आपको एक तारीख़ी बात बताऊँ कि जिस वक्त ये लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त कायदे आज़म ने उस वक्त के हमारे चीफ जनरल डगलस ग्रेसी को हुक्म दिया कि पाकिस्तान की फ़ौजों को हमला करने के लिए भेजो जी। उसने इनकार कर दिया। जब इनकार की वजह पूछी तो उसने कहा कि वेल मिस्टर जना, आपकी फ़ौज में इस वक्त तकरीबन 537 ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। अच्छा। इसी तरीके से हिंदुस्तान की फ़ौज में 3,000 से भी ज़्यादा ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। वो एक दूसरे पे फायरिंग नहीं करेंगे। तो कायदे आज़म को बड़ा नाराज़ हुए
हाँ। तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए उस वक्त हमारे जो जॉइंट हमारे कमांडर थे, फील्ड मार्शल ओकनलिक थे जी, उन्हें फ़ौरन उसने फ़ोन किया, अगले दिन वो आ गए। अगले दिन वो आके सही सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। माजरत के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर ज़ाफ़िर जामिल साहब, जो कि एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हम उनसे कश्मीर के हवाले से आज हम बात करें। सर, आप कश्मीर की तारीख़ के हवाले से बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू। मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर फील्ड मार्शल ओकनलिक ने भी यही बात की कि अगर मिस्टर जिन्ना, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जाएँ तो जाहिर है कि उसके अंदर जो है वो इंग्रेज़ अफसर शरीक नहीं होंगे जी। जाहिर है कि वो उस वक्त हमारी पोजीशन ऐसी थी कि जितनी भी की पोस्ट थी उसके ऊपर बैरूनी मुल्क के ऑफिसर्स जो है तैनात थे। तो उसके बाद ये एक मौका हुआ। फिर 62 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई तो उसमें चाइनीज़ एम्बेसडर कुतुबुल्लाह शाह साहब के पास आया, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अयूब खां के, और ये बात मुस्तनद उनकी एक किताब है शाहनामा, उसमें तफसील से लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे कि वेल आई वांट टू मीट द प्रेसिडेंट, तो बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो उन्होंने कुतुबुल्लाह शाह ने डरते डरते अयूब खां साहब को फ़ोन किया। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, यू हैव गॉन नट्स, तुम पागल हो गए, ये कोई टाइम है सदर पाकिस्तान को जगाने का। टेल हिम दैट ही शुड सी मी इन द मॉर्निंग, जी, कि मुझे सुबह जो है वो मुलाकात। तो चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा कि वो सुबह कभी नहीं आएगी, वो इसलिए कि अमेरिकन एम्बेसडर मुझसे पहले कायदे अयूब खां साहब के पास पहुंच जाएगा और हिंदुस्तानी फ़ौज को पाकिस्तानी इलाके से राहदारी ले लेगा। तो वो एक टाइम था जब हम कश्मीर का वो कर सकते थे। 2 तीसरी चीज़ जिसके अंदर मैं खुद शरीक था जी, एक 65 की लड़ाई से पहले जी, एक हमने ऑपरेशन ग्रैंड सलाम किया था कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात को हमने मकबूजा कश्मीर को क्रॉस किया। वहाँ एक दरिया है तवी को भी क्रॉस करके तकरीबन 5 सितंबर तक हमने उनके 2 शहर छम जोड़ियाँ फतह कर लिए थे। अच्छा। हमारे कमांडर जो थे, बड़े कमांडर तो जनरल अख्तर हुसैन मलिक थे, लेकिन उस वक्त फोर्स कमांडर जनरल जंजुआ थे। मैं उस वक्त छम ट्रेजरी में मौजूद था, मैं कप्तान था और एमिनेशन की तरसील का काम मेरी जिम्मेदारी थी। सही। तो उस वक्त एकदम एक हेलीकॉप्टर आया, उसके अंदर जनरल टिकान और जनरल मूसा खान आए और जंजुआ को कहा कि तुम कमांड जो है वो याया खां को दे दो, वो अयूब खां साहब के लाडले थे। तो उन्होंने मेरे सामने कहा, उन्होंने कहा सर गिव मी 6 आवर्स, मुझे 6 घंटे दे दें, मैं अखनूर को फतह कर लूँ, उसके बाद बेशक आप मेरा कोर्ट मार्शल कर दें। कहना नो इट इज़ दी डिज़ायर ऑफ दी प्रेसिडेंट। तो उसने कहा कि नहीं, ये बहुत ही, यानी जो कुछ भी हमने हासिल किया है उसका पूरा फ़ायदा नहीं होगा। अखनूर एक ऐसा शहर था कि अगर उस पर हमारी फ़ौज कब्जा कर लेती तो जम्मू में तकरीबन 1 डिवीज़न प्लस 36-37 हज़ार फ़ौज इंडिया की उसकी रसद ख़त्म हो जाती। सही। तो इस वजह से ये एक सिलसिला हुआ। ये मेरा करने का मतलब ये है कि ये हमारी गलतियाँ थी। अच्छा। जिसकी वजह से अभी तक जो ये सबूर वाला मामला हो रहा है, सबूर वाला जो मामला 3 कश्मीरी शहीद हुए हैं, ये आज की बात नहीं है, ये तो जब से इन्हीं डोगरा ने। लेकिन सर हमने तो हमेशा बातचीत के जरिए कश्मीर का मसला जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है। जंग तो हर मसले का हल नहीं होता ना। उसमें आता हूँ जी सर। तो आपको एक और चीज़ अर्ज करनी थी कि मुझे इंतहाई दुख और तकलीफ से कि कहना पड़ता है कि इससे पहले की जो हुकूमतें थी और ख़ास तौर पे वो लोग जो कश्मीर अफेयर्स के ज़िम्मेदार थे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह
और मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कश्मीर काज को सिवाय इसके के 10-10, 12-12 गाड़ियाँ और तमाम चीज़ों से मौज मेले करते रहे। लेकिन हकीकत में ये है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत ने और इनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मसले को पूरी दुनिया में उजागर किया। पहली दफ़ा जो है वो जनरल असम्बली में हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े दो टोक अल्फाज में बात की कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा साउथ एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। यानी ये वो एक जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकत हैं, कश्मीर इज़ ए एटॉमिक फ्लैश पॉइंट। किसी वक्त भी कश्मीर के वजह से लड़ाई हो सकती है। 65 की लड़ाई भी जो एक्चुअली 65 की लड़ाई की वजह तस्मिया जो है वो कश्मीर था। कश्मीर में हमने साइजेबल फोर्स से हमला करके सारी चीज़ें कब्जा कर ली थी। और ये चीज़ आपको जहन नशीन हो, कौम को पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन अददी अस्करी के अंदर हवाई जहाज़, तोपें, सारी चीज़ों में 1-5 की बरतरी हासिल है उससे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल से पाकिस्तान की अफवाज के जो अफसरान हैं जिनके दिल में कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी है, उसके अंदर अपनी जान आगे आगे पेश करते हैं। हमारे अफसर जो हैं, आप सबकी इत्तला के लिए, वी लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे आगे होते हैं हमारे अफसर। सर, हमारी जो फौज में जो जज्बा है और वो किसी और फौज में आपको नहीं मिलेगा। सर, आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने हमेशा से कोशिश की है कश्मीर की आवाज़ उठाने की, हम बने कश्मीर की आवाज़, और ये जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम पे, हर फोरम पे कश्मीर की बात की है। लेकिन सर, पाकिस्तान के अलावा अगर बात की जाए, जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान की आबादी है, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ हो सकेगा, और हम अपना किरदार जो दूसरे ममालिक हैं बाहैसियत उम्मत मुस्लिमा, हम वो उसको निभाने में फ़ेल हो गए हैं? असल में मेरी बेटी, इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, इतने सारे 56 के करीब इस्लामी मुल्क हैं और उससे तकरीबन 1.5 अरब से भी ज़्यादा हमारी आबादी है। जी। लेकिन सिवाय पाकिस्तान के न फ़लस्तीन के कौस के लिए किसी ने कोई बात की, न कश्मीर के कौस के लिए बात की। उन सब के जो है ना इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ता है, खुद गर्जाना पॉलिसी है और अपने माशी जो उनके जो यानी जहाँ तक वफाद हैं उसको देख के वो अपनी OIC वो कुछ भी नहीं कर रही। अभी देखो कितना जुल्म हुआ फ़लस्तीन के अंदर। और सर, ये सोशल मीडिया और मीडिया एक ऐसी पावर है, अगर सारे मुल्क एक यकजा होकर कोई फैसला करें या OIC जैसी कोई अलग तंजीम बनाए तो कुछ हो सकता है। इस हवाले से हम बात करेंगे मज़ीद, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड ज़ाफ़िर जमील साहब, और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, जो कि एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़हरा, आप ठीक हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, हमने अभी तक डिस्कस किया कि जिस तरह एक गुज़श्ता कई दहाइयों से कश्मीर में जिस तरह जुल्म और मज़लूम कश्मीरियों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उस हवाले से हमने बात की। सर, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम दुनिया की अगर बात करें, मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है और सबसे ज़्यादा जुल्म, सबसे ज़्यादा तशद्दुद और नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ ही हो रही है, चाहे वो कश्मीर का
का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, इराक़ का मामला हो, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। और अब इस्लामोफोबिया के नाम पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मुसलमानों का जो है कत्ले आम किया जा रहा है। हमने अभी एक वाक़या भी हुआ था कनाडा में, हम उसके लिए भी हम मज़म्मत करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि हम बीइंग अ मुस्लिम नेशन हम एक फ़ेल हो चुके हैं? क्योंकि अगर हम सब मुसलमान एक साथ मिलकर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आवाज़ उठाएं तो हम कुछ कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हम अपना किरदार निभाने में फ़ेल हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरा, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो सूरत हाल ओवरऑल इस्लामी मुल्कों की, और जब आप पूरे ग्लोबल दुनिया को आप देखते हैं तो यू फील कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह की आपने बात की है जी। कि किसी सूरत के अंदर, इसमें तो कोई शक नहीं, आप इसको माइनस नहीं कर सकते कि इस्लामिक उम्मा का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। बट आप ये कह सकते हैं कि उस इस्लामिक उम्मा के कॉन्सेप्ट को हमारे ही तमाम तरह के जो रूलर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली ऑफ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं 57 हैं, उनके जो रूलर्स हैं उनके अपने डिजाइन हैं, उनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जब आप नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को साइड पे छोड़ के जब आप जाते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, तो फिर तो आप कोई एम अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आप ये देख रहे हैं ना, ओआईसी का किरदार आप देखिए इस वक्त क्या है। क्या ओआईसी को आप सही मानों में फाल देखते हैं? नॉट ओनली इन केस ऑफ कश्मीर की बात करें, आप फलस्तीनियों की आप बात करें, रोहिंग्या के मुस्लिम्स की आप बात करें, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि नहीं जी ओआईसी को जरा साथ हो जाना चाहिए या उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो एक तो ये सिचुएशन आपको नजर आती है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हम ओवरऑल जब इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं और फिर हम कहना चाहते हैं कि भी हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों इकट्ठे होना चाहते हैं, उस पर भी हम क्लियर नहीं है। पूरी दुनिया को आप किस तरह का और कैसा मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम उसके ऊपर एक लिहाज से क्लियर नहीं है जी। तो एक तो जिसको कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट, इस वक्त वो नजर आती है जो मुस्लिम दुनिया के लीडर्स हैं वो उनके अंदर आपको नजर आती है। अब जब ये सारी सिचुएशन आप देख लेते हैं तो देन वन रियलाइजेस कि इंडिविजुअल जो मुल्क आते हैं फिर आप उन पे आज आ जाइए, अब वहां पर फिर फील होता है कि नहीं इस्लामी ममालिक जितने भी हैं वो अब उनको काम करना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी आप यूनिटी की बात तो करें, साथ चलने की बात तो जरूर करें, बट एट द सेम टाइम हम सबको अपने 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 रिस्पेक्टिव जो कंट्रीज हैं उनके दिफा से और उनका जो ओवरऑल कहते हैं कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बिल्कुल सामने रखना चाहिए। और आप ये जरूर सारी दुनिया को ये कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है कि इस्लाम या इस्लामिक वर्ल्ड की आप बात करते हैं, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। जो चीज लैक करती, जो चीज मिसिंग है, और नेचुरली इसी के साथ आपने लिंक किया इस्लामोफोबिया को जी। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की आप बात करते हैं, वेस्टर्न मीडिया की बात करते हैं, दोनों तरह का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है जी। ये नहीं, आप ये देखें कि पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर, बाकी तो ज्यादा ना जाएं, इन 2-3 दहाइयों के अंदर इस वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो इस्लामिक कंट्रीज या इस्लामिक लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने टेररिस्ट जो है वो एक कलर या शेड दे दी है कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं या मुसलमान हैं वो शायद वो इस्लाम के नाम के ऊपर पूरी दुनिया को टेरराइज करना चाहते हैं। वेयर एज इन एक्चुअल अगर देखा जाए, आप स्टार्ट कीजिए अफगानिस्तान से, ईरान को, इराक को ले लीजिए, लीबिया को लें, सीरिया को लें, और फिर आप यमन की तरफ आप चले जाएं। 2 दहाइयों से जो दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई वो भी सारी की सारी आपने देखी। बिल्कुल। नो व्हाट हैपेंड, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड थी, और स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान तो इट वाज इंडिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे चले जाएं, हम फोकस करें थोड़ा सा कश्मीर के ऊपर जी। जो कश्मीरियों के साथ जिस तरह के वादे वहीद जो वो इंडियन लीडरशिप ने, मैं उनको लीडर्स कहता हूँ जो उनके अपने इंडियंस के लोगों की मैं बात करता हूँ, और इन पिछले 74 सालों के अंदर क्या कुछ नहीं एक्चुअली बीती कश्मीरियों के ऊपर। मतलब 1 लाख से ज्यादा वो इंसानी जाने वो दे चुके हैं, और अभी भी इस वक्त देखने के इतना बड़ा मुल्क है और इस मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर जितनी जेलें हैं वो सारी की सारी कश्मीरियों से भरी हुई हैं। इस वक्त भी आप देखें कि जो इंडियन जेलें हैं, जरा मोर देन यूथ, यानी 20,000 से ज्यादा यूथ जो है वो उन्होंने बंद किए हुए हैं। यानी आप ये देखें काले कवानीन की तो भरमार हो गई है। वो वहाँ के जो डिफेंस फोर्सेस की आप बात करते हैं, वहाँ के जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की बात करते हैं,
वो किसी सूरत में किसी को भी आंसरेबल नहीं है। वो जो मर्जी है, जिस तरह की मर्जी है स्टेट एट्रोसिटीज कमिट करें, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। सो मच सो अगर किसी शख्स को वहां कश्मीर के अंदर ये पकड़ लेती हैं तो वो अगले 2 साल तक दे आर नॉट बाउंड कि उसको उन्होंने किसी अदालत के अंदर पेश करना। ये बातें वो हैं और कि सर जो मैं कई ऐसे लोग हैं जो हिरासत में ही शहीद हो जाते हैं, उनका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, दैट इज द इशू। और इस सारी चीजों को मेरा ख्याल है हमें बड़ा सीरियसली जो है वो नए सिरे से, देखिए 2 चीजें आती हैं। एक तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को ना इसके ऊपर, ये तो मैं जरूर कहूंगा, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, इनका रिस्पॉन्स या ओवरऑल जो कश्मीरियों के साथ खड़े होने का जो इन्होंने जो साथ दिया बड़ा बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है अब इससे आगे चल के सोचना है ना, उस साथ देने का फर्क तो कोई नहीं पड़ा। उनकी जो एक ऑटोनमस जिस तरह की हुकूमत थी वहां पर कश्मीर के अंदर, वो भी खत्म हो गई। 370 को 35 आर्टिकल को वो उन्होंने रिवोक कर दिया। जो जिस तरह के ओवरऑल अच्छे कवानीन थे जो कश्मीरियों को सिर्फ सूट करते थे, वो उन्होंने खत्म कर दिए। अच्छा, उसी के साथ फिर उसको उन्होंने हिंदुत्व की स्टेट बनाने के लिए जो उन्होंने वहां पर मुख्तलिफ तरह के लोगों को वहां से ला के, हिंदुओं को स्पेशली आबाद करना शुरू किया, पंडितों को ला के आबाद करना शुरू किया। फिर वहां पर कश्मीर के उन्होंने जो उनको रेजिडेंस के सर्टिफिकेट देना शुरू किए, वहां की जमीनें देना शुरू की। मतलब ये सारी चीजें आप देखें ना, व्हाट डज दैट इम्प्लाई। फिर इसके बाद अभी देखें अगले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि मुसलमान जो है वो अकलियत के अंदर रह जाएंगे और जो इंडियन आबादी है वो अक्सरियत के अंदर चली जाए। उन्होंने कहा जी अब हम इस पर सवाब राय कराते हैं, जब वो कराएंगे तो रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों को देखते हुए हमें पेशबंदी बड़ा सीरियस करनी है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर फोरम के ऊपर, चाहे वो हमारा अपना OIC का है, चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, चाहे P5 की आप बात करें, चाहे आप ये जो इलाकाई हमारा तावन है, शंघाई तावन तंजीम है, उसकी आप बात करते हैं, हम हर हाल के अंदर हर फोरम के ऊपर इसको लेके जाएं। देखिए जहां तक तो आपकी अपनी यकीन मानिए मुसल्लह अफवाज का ताल्लुक है, वो बिल्कुल मौजूद हैं, LOC के ऊपर मौजूद हैं, वर्किंग बाउंड्री पे मौजूद हैं, आई बॉल टू आई बॉल आप उनको देखते हैं। और बिपिन रावत की यही तो परेशानी है एट दिस एज कि नहीं, वो पाकिस्तान को मजीद कुछ करना है, पाकिस्तान को हर लेवल। बिल्कुल तो सर, आप हाँ जी जी सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कर्नल साहब आपकी तरफ आए कि असद महमूद साहब फरमा रहे थे कि हमें और ज़्यादा जो है इंटरनेशनल फोरम से हर फोरम पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कश्मीर के इशू के हवाले से। तो सर आप क्या समझते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजीज़ और बनानी चाहिए, सिफारती सतह पर इसको मज़ीद किस तरह उठाया जा सकता है? अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था जी, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, जी नील के साहिल से लेके ताबका में काशकर। असल में जब तक के पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो अपने यानी इस्लाम पसंदी को सही तरीके से महसूस नहीं करेंगे तो ये तागूत और यहूद व नसारा ये लोग जो हैं कोई मौका ऐसा जाने नहीं देंगे कि अभी देखें कनाडा के अंदर इतनी खूबसूरत फैमिली को एक ट्रक ड्राइवर ने जो है कत्ल कर दिया। इसी तरीके से और भी जो है वो फ्रांस में जो मुख्तलिफ किस्म के सलमान रुश्दी और उसी के कबीले के लोग जो हैं मुख्तलिफ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। अब ये तो चीज़ ये उनके मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके जहन में भी ऐसी पुख्ता हो गई कि उनके फ्रांस के सदर मैक्रोन को उन्हीं के एक आदमी ने थप्पड़ मार दिया। तो मकसद कहने का ये है कि जब तक कि हम अब इकट्ठे नहीं होंगे इस पूरी दुनिया में, सिवाय तैयब अर्दोगान जो सदर हैं टर्की के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म मलेशिया जो हैं, वो ये लोग जो हैं सही सोच रखते हैं और ये और सही तरीके से इस्लाम के जो काम को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने कोशिश भी की थी कि OIC चूँकि बिल्कुल नाकारा अदारा है, काम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, ना फ़लस्तीन के लिए कुछ किया, ना कश्मीर के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, ना उसके अलावा म्यांमार के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म हुए और उनको अलहदा जो है वो भेज दिया गया। और हत्ता कि यह है कि हिंदुस्तान की जो बिल्कुल ही उनके ज़ेरे यानी जैसे कहना चाहिए कि ज़ेरे नज़र वज़ीर आज़म उनकी उन्होंने भी बांग्लादेश से उन्हें निकाल दिया। तो इस किस्म की जो कसम पुरसी की हालत
मुसलमानों को हो रही है उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम जो है सही तरीके से अपने मुस्लिम होने के जो तशख़्ख़ुस है उस पर अमल नहीं करते। अभी जैसे वज़ीर आज़म ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि ये इस्लाम फोबिया जो मगरिब के अंदर जो फैल रहा है उसको ख़त्म चाहिए। और उसमें फिर यह है कि अच्छा अब एक और देखें ना चीज़, अल्लाह ताला यानी हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 लगा के हिंदुस्तान की में जो कश्मीर की हैसियत है जो यानी अलग हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ पे लॉकडाउन हुआ। अल्लाह ताला को उनका ये अमल ये कभी अमल ऐसा नापसंद हुआ कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन में एक वबा अल्लाह ताला ने फैलाई और पूरे दुनिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो नहीं हमें अफसोस है वो भी अल्लाह के बंदे हैं कि सबसे ज़्यादा कुत्तों की मौत जो है हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से लोग मरे, अमेरिका में, इटली में, दूसरे मुल्कों में। तो ये चीज़ें जो है ना ये सोचने वाली। मतलब मेरे कहने का अर्ज़ करने का ये है मेरी बेटी कि जब तक के हम सारे जो मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क हैं, अपनी ज़ाती मफाद को यानी उसमें उसको सरफ़ नज़र करके इज्तिमाई तौर पे मुस्लिम इत्तेहाद के मुतालिक नहीं सोचेंगे, हम इसी तरीके से पिटते रहेंगे। कोई भी अभी देखो ना, अंदाज़ा लगाएं आप कि यूएई ने इजराइल से जो है ताल्लुकात बढ़ा लिए, एम्बेसी हो गई और भी लोगों ने कर लिया। सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि हम सबको मिलकर जो है वो अपना काम करना होगा। यहीं पर शो का एंड करते हैं, वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड जाफ़िर जमील साहब आपका और कर्नल रिटायर्ड असल महमूद साहब आपका भी। आप दोनों ने हमें वक्त दिया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन कश्मीर पर जो जुल्म और सितम है वो ख़त्म होगा और वो लोग भी सुख का सांस और आज़ादी का सांस लेंगे। और हम सबको अपना अपना काम करना है। हमारी जो हुकूमतें हैं वो अपना काम कर रही हैं। हमें भी सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी पावर है, हम भी चाहें तो अपनी जो व्यूज़ हैं वहाँ पर वो जो है लिख सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सिंध तरक्की क्यों नहीं कर रहा। और सिंध की अगर हालात को देखा जाए, चाहे वो पानी की किल्लत का मसला हो, तालीम का मसला हो, सेहत का मसला हो, तजावुज़ात का मसला हो, तो हर तरीके से सिंध की जो आवाम है वो सफ़र करती हमें दिखाई दे रही है। ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी कहा है कि सिंध के अलावा पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, आखिर सिंध तरक्की क्यों नहीं कर रहा। और जब भी सिंध की हुकूमत से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर फंड्स नहीं दिए जाते फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। और फेडरल गवर्नमेंट के को अगर सवाल किया जाए तो वो कहती है कि अगर हम इनको फ़ंड्स देते हैं तो ये सिंध के जो तरक्याती काम हैं, सिंध की जो आवाम है उन पर नहीं लगाती बल्कि करप्शन की नज़र हो जाता है। तो ये मामला कब तक चलता रहेगा, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मखदूम मोहसिन साहब जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर बात तो सही है कि सिंध के अलावा पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, दूसरे भी तो शहर हैं उनको देख लें, दूसरे भी सूबे हैं वहाँ पर जिस तरह आप कराची और सिंध के इलाकों की जो हालत है, चाहे वो रोड्स हो जाएं, चाहे वो पानी का मसला हो जाए, चाहे वो बिजली का मसला हो, हर चीज़ ज़्यादा है। ऐसा क्यों है सर? मैडम पहली बात तो कराची जो है, अगर सिंध से हम सिंध की अगर हम बात करें तो कराची से हम स्टार्ट लेते हैं। कराची सिंध का सबसे बड़ा सूबा है। इनफैक्ट कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है जी। एंड अब अगर आप रिसेंट अगर आप रैंकिंग देखेंगी तो पाकिस्तान तो क्या दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका है कराची। और ये एक हम सब के लिए एक अफसोसनाक अलमिया है। और आप सिंध की अगर आप सूरत, कल जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी इस चीज़ पे रिमार्क्स दिए कि सिंध की जो हालत, जो चीफ जस्टिस साहब
KPK के बारे में भी कह चुके हैं और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी कहते हैं, लेकिन सिंध की एक अलग ही चीज़ें देखें। बाकी सूबों में डिफरेंस ये है कि बाकी लोग अलग अलग गवर्नमेंट्स को ट्राई कर चुके हैं जी, लेकिन सिंध में मुसलसल एक ही पार्टी की 12-13 साल से एक ही पार्टी की चली। और अगर आप अब जैसे अगर फेडरल गवर्नमेंट को आप देख लें तो उन लोगों की अगर 2018 की इलेक्शंस में उनको एक नए अल्टरनेटिव की सूरत में अगर लोगों ने वोट किया या वो एक नए कमिटमेंट्स लेकर आए थे, नई चीज़ें लेकर आए थे, उनके बाद अगर उनकी उतनी डिलीवरेंस नहीं, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट भी उतना डिलीवर नहीं कर पा रही जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो 3 साल के बाद भी अगर आप देखें तो अभी बाई इलेक्शंस जो हुई हैं तो उनमें अवाम ने एक रद्द-ए-अमल दिखाया है और अवाम ने उनसे अपनी बेजारी का इज़हार किया। और आप देखेंगे 10 इलेक्शंस हुई हैं, 10 में से तकरीबन मेजॉरिटी इलेक्शंस फेडरल गवर्नमेंट हार चुकी है, बावजूद इनके कि उनकी फेडरल गवर्नमेंट भी है। लेकिन सिंध में एक अलग है, अब वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, करप्शन भी है, नाअहली भी है, बैड गवर्नेंस भी है, एजुकेशन और हेल्थ का कोई सिस्टम भी नहीं है, और उसके बावजूद भी आप अगर इलेक्शन होते हैं तो वो फिर जीत आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और डेवलप होता जा रहा है। वो समझते हैं हमें परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम परफॉर्म करें ना करें, अवाम तो हमारे साथ है। अब ये चीज़ लोगों को सोचनी चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए कि ये लोग परफॉर्म भी नहीं कर रहे, 12-13 साल से ये लोग हम पे मुसल्लत हैं, आखिर रीज़न क्या है? आप देखें, आप पंजाब में चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, वहाँ दुनिया ही कुछ अलग है। हम सिंध क्रॉस करते हैं, अब मोटरवेज की सिचुएशन पे आप आ जाएं, चलो ठीक है, कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट का ये एक है प्रोजेक्ट, लेकिन इसी पार्टी की 5 साल फेडरल गवर्नमेंट भी रही है जी। आप सक्खर से मुल्तान चले जाएं, मुल्तान से लाहौर चले जाएं, लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएं, एक रोड जो होता है वो अलग है, लाहौर इस्लामाबाद वाला GT रोड अलग है, मोटरवे अलग है। दुनिया में कहीं पे भी मोटरवे और सुपर हाईवे एक नहीं है, ये वाहिद सूबा है सिंध। अगर आप हैदराबाद टू कराची का भी आपने शायद ट्रैवल किया होगा, तो ये एक वाहिद मोटरवे है जहाँ पे मतलब कट्स भी होंगे, आपको लोग U-टर्न लेते हुए भी नजर आएंगे, और ट्रक्स भी आपको मिलेंगी, आपको टूल टैक्स भी, मोटरवे पुलिस भी आपको कहीं नजर नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। तो ये सब सिंध के साथ नाइंसाफियां होती हैं। अच्छा सर, ये जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट जो सूबे की होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है या फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके अंदर आती है? वो दोनों गवर्नमेंट्स के अंदर आती हैं, और 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे मोटरवेज हो गए वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सही, कुछ काम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अच्छा खासा इफेक्ट रखती है। और अभी आप देख लें, जैसे अभी गुज़िश्ता रोज़ तर में एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी, कि एक औरत को जिस तरह से लेके जाए, देखें बहस के साथ जिस तरह से लेके, इस तरह के जुल्म की इंतहा, इस तरह के वाक़यात, और उसके ऊपर अब आप हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, आपको कोविड वैक्सीनेशन का कोई सिस्टम नहीं है सिंध में। अब पाकिस्तान हमारा पूरा वाहिद मुल्क है अभी, देखें पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है, 7 उन ममालिक में शुमार होता है, और पाकिस्तान का एक मयार होता था। अब आप देखें, जैसे अब एयरलाइंस में अब चले जाते हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने में PIA का एक रोल था, आज PIA कहाँ है, एमिरेट्स कहाँ पहुँच गई। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। और सिंध पाकिस्तान बनने से पहले एक सूबा था, और सिंध का एक वजूद था। कराची इस मुल्क का कैपिटल रह चुका है, सूबे का कैपिटल तो है, लेकिन आप कराची की सूरत हाल देख लें, गंदगियाँ देख लें, हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने 12-13 साल में 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, NICVT और गम्बट में एक इंस्टीट्यूट किया, ठीक है, वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये चीज़ें इनफ नहीं हैं। और मेन सबसे बड़ा मसला है करप्शन का। जैसे अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ टाइम पहले, जो गुज़श्ता चीफ जस्टिस, उन्होंने भी एग्जांपल दिया था, लाड़काना में एक वाक़या हुआ था, तो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि डायन भी अब कुछ घर छोड़ती है, मतलब एटलीस्ट आप सिंध को छोड़ें, सिंध ठीक है, सिंध में भी आप अपने एटलीस्ट होम डिस्ट्रिक्ट्स को तो आप छोड़ें। सर, आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, कोई एक हॉस्पिटल नहीं बना सकी सिंध हुकूमत, और दावे बड़े बड़े करते हैं सर। जब भी इलेक्शंस करीब आता है तो बड़े बड़े दावे हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। और 13 साल से सिंध की हुकूमत है, अभी भी कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन होती है वो ना मिलने की वजह से बच्चे, कितने हमने वीडियोज़ देखी हैं, वो मर गए। कल वो आपने जो बताया भैंस का, जिस तरह से औरत को जिस तरह से लेके जाया जा रहा है, कितनी ऐसी औरतें हैं जिनकी डिलीवरीज हॉस्पिटल्स के बाहर हो गई क्योंकि वहाँ पर बेड और स्टाफ मौजूद नहीं था।
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मसला देखें अवाम का भी इशू है, अवाम को भी सोचना चाहिए। अब बार बार आप देखें, अगर एक काम कोई गलत काम करेगा या कोई परफॉर्म ना करे, अवाम उसको अगर देखें, अब फेडरल गवर्नमेंट है, वो परफॉर्मेंस उनकी उतनी अप टू मार्क नहीं है, तो अभी से और दूसरे प्रोविंस के लोगों ने, जैसे केपी के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने एक स्टैंड लेना स्टार्ट कर लिया है और वो उनसे बेजारी का इजहार, लेकिन सिंध में सूरत हाल ही डिफरेंट है। ये काम भी नहीं कर रहे और अवाम इन पे बार बार एतमाद का इजहार भी कर रही है। यही एक रीज़न है कि ये अब समझते हैं कि हम परफॉर्म करें ना करें, हमें यहाँ रहना है और इसी तरह से काम करा। और मेन मसला सिंध में सबसे बड़ा मसला करप्शन है। डेवलपमेंट्स होती हैं कागज़ों के हद तक, अमलन काम नहीं होता। अमलन काम नहीं होता। और सर आपने कहा आवाम का कसूर है, तो आपको ये नहीं लगता कि आवाम को उन्होंने वो शऊर ही नहीं दिया और ना वो देने दे रहे हैं? क्योंकि सिंध में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर तो गधे बंधे हुए हैं, वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। थर का अगर आप इलाका देख लें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो पानी, खुराक, उससे महरूम है, तो फिर तालीम तो एक बहुत दूर की बात है। सेहत सिंध हुकूमत प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो उनमें शऊर ही नहीं पैदा हो रहा। वही एक चीज़ उनको पता है, ये हमारे लीडर्स हैं, कुछ मिलना है हमें तो इनसे मिलना है। तो सर ये शऊर किस तरह पैदा हो सकता है, क्या समझते हैं आप? शऊर तो मैडम मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के अलावा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन मसला ये है कि हम चीज़ें, रवायती चीज़ों से निकलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जो काम हमारे वालिद या हमारे वालिद के वालिद या हमारे ख़ानदान वाले या हमारे सराउंडिंग वाले करते हैं, वो हमारे यहाँ एक कल्चर बन जाता है। अब जैसे लोग समझते हैं कि यार हमारी फैमिली इस पार्टी को, इस लोगों को वोट, लोग ये नहीं सोचते कि हमें, हमारे लिए बेहतर क्या है, अकाउंटेबल क्या है। वोट करने से पहले ये सोचें कि बेहतरी हमारे में क्या है, हमारी बेहतरी में कौन है, हम खुलकर बात किसे कर सकते हैं, हम अप्रोच इजीली किसे कर सकते हैं, तो इस तरह के मसले पेश ना हो। और अगर आप शऊर की जैसे आपने बात की, तो देखें पंजाब, केपी के तो ठीक है, एक चलो बेहतर सूबे, बलूचिस्तान का लिटरेसी रेशो सिंध से भी बदतर है, लेकिन बलूचिस्तान इस मामले में सिंध से काफ़ी बेहतर है। बलूचिस्तान में भी लोग बार बार अलग अलग लोगों को ट्राई करते हैं, हालांकि वहाँ पे एक सरदारी सिस्टम होता है, ट्राइबल सिस्टम होता है, लेकिन सिंध में तो अब अल्लाह माफ़ करे, इवन कराची में भी आप अगर देखें पहले, अब जाके वो एक कहते हैं कि वो एक बुत गिरे हैं। कराची में भी पहले इसी तरह होता था, एक ही जमात जो थी, जमात होती थी, और उनके वाकयात देख लें, 300 लोगों को बल्दिया में जिंदा जलाया गया। सिंध की बदकिस्मती, और सिंध वो वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। एग्जैक्टली सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे मास्टर्स के साथ। वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मखदूम मोहसिन साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है राना आसिफ हबीब साहब ने, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सिंध के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में कि सिंध क्यों तरक्की नहीं कर रहा। सर, दुनिया की बात की जाए तो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन हम सिंध में जो बेसिक सहूलतें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, चाहे वो पानी है, बिजली है, खुराक है, तालीम है, सेहत है, वो हम देने से आवाम को कासिर हैं। एक ही जमात जो बार बार इक़्तिदार में आती है, और अभी तक 13 साल से अभी तक हमने देखा है कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, सिंध में अगर आप सूरत हाल देखें तो अबतर से अबतर होती जा रही है जी। और ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निज़ाम अगर किसी को देखना हो तो वो कराची शहर में आके देख सकता है जी। कि 5 साल आप देखें होने को आए और कराची के अवाम ने बसों की ग्रीन लाइन की शक्ल तक नहीं देखी। और अदालत के अहकामात को भी आप देख लें कि उसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं कि बार बार डेट ली जा रही है, बार बार वक्त दिया जा रहा है। और किस चीज़ का वक्त दिया जा रहा है, मैं आपको मिसाल दूं कि लाहौर में अगर आप देखें तो आपके पास 3 तरह के जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, यानी स्पीडो बस सर्विस है जो फीडर बस सर्विस चलाती है, आपकी मेट्रो मौजूद है, ऑरेंज लाइन मौजूद है, तो आपके पास 3 दुनिया के आला तरीन ट्रांसपोर्ट के निज़ाम मौजूद है। और अगर आप सूबा सिंध में देखें तो आप न सिर्फ कराची बल्कि
सिंध के किसी भी शहर में आप देख लें कि आपको ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे इंक्रोचमेंट जो है, यानी इम्यूनिटी प्लाट्स और ये जो प्लाट माफिया है, इसका इतना बड़ा होल्ड है कि कईमाबाद में जैसी छोटी कच्ची आबादी में अगर इंक्रोचमेंट होती है तो वो भी करोड़ों अरबों रुपए की होती है। यदि 23 गलियां अगर बेची गई हैं तो अदालती अहकाम के बावजूद भी आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर को रंगी कोई एक्शन नहीं लेता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक पूरा माफिया है सर, ये भी जो गैर कानूनी तजावुज़। कल सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो रिमार्क्स दिए वो मेरे ख्याल हर बंदे के लिए, आप बोलने के लिए हैं कि जिस तरह अरबों रुपए की अवाम-उन-नास के टैक्सों की जमीन जो है उसकी बंदरबांट किस तरह की जा रही है बिल्डर माफिया के साथ। फिर आप देखें सरपारकर में अगर जो आरओ प्लांट लगाए भी उनकी मेंटेनेंस नहीं कर सके और वो चलने से कासिर हैं। इसी तरह डीएचए का डीसैलिनेशन प्लांट आप देख लें किस तरह कितने अरसे से बंद पड़ा है। बाग़ अमने कासिम का अगर आप देखें हाल, तो उसका जो अरबों रुपए से पार्क बनाया गया था उसका चाल है। ये ओवरऑल आपकी गवर्नेंस को बताता है कि आपके यहाँ गवर्नेंस जो है गुनाह होने के बराबर है। और इंतहाई शर्म की बात है कि कमीशन किकबैक्स के लालच में तमाम एमएनए और एमपीए रोड्स बना रहे हैं जो कि लोकल बॉडीज का काम है। और लोकल ये जो सियासी लोग बड़े दावे करते हैं कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, किसी भी सियासी हुकूमत को देखेंगे कि ये बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करा रहे। जब तक सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं कहता ये उस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं कराते। तो ये तमाम चीजें जो गवर्नेंस के लिहाज से देखी जाती हैं। और सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आप देखें जितने भी नैब में लोग पकड़े जा रहे हैं वो वहाँ से प्री बार्गेनिंग करके, यानी आप 50-60 अरब लूटें और फिर उसमें 2 अरब दे के वापस आ जाए या 10 अरब दे के आप वापस आ जाएं। तो इससे फिर जुर्म करने का जो है वो है और ज्यादा हौसला बढ़ता है। आप कराची पुलिस की मुताबिक देख लें, कराची पुलिस बगैर रेंजर्स के चल नहीं सकती, बैसाखियों पे खड़ी है। अगर रेंजर्स ना हो तो फिर कराची पुलिस संभाल नहीं सकती क्या कराची शहर? सही, बिल्कुल आपने सही कहा सर। राना साहब ने जैसे कि कहा यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन करते हैं और फिर वो करोड़ों रुपए देकर छूट जाते हैं। जो करोड़ों की करते हैं वो लाखों रुपए देके छूट जाते हैं। इसी तरह ये करप्शन का सिलसिला चलता रहता है। और अब अभी चीफ जस्टिस ने भी जिस तरीके से जो इंक्रोचमेंट का जो मामला है, गैर कानूनी तजावुज़ात की बात कर लें तो नालों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं। सर्विस लेन पर जो है वहाँ पर बिल्डिंग्स तामीर कर दी जाती हैं। सर अब जब उनको गिराने का हुक्म दे दिया जाता है तो सिंध हुकूमत उस पर भी सवाल उठाती है। मैडम, पहली बात है कि जब तक इंसाफ का निज़ाम एक जैसा नहीं होगा तब तक हम हल की तरफ नहीं जाएंगे। पहली बात, इंक्रोचमेंट की बात आपने की जी। इंक्रोचमेंट, अब सबसे बड़ा मसला देखें, बहरिया टाउन का इशू आजकल चल रहा है जी। लीज़ है 16,000 एकड़ पे, ऑफिशियल लीज़ है। इंक्रोचमेंट कर कर अब वो 22,000 एकड़ तक जा पहुंची है बात। अच्छा, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर की अगर हम बात करें, सही। अब ये तो है जो सिविलाइज लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका इलाका है बहरिया टाउन। आप फिर नालों पे बाद में हम आते हैं, हम गांव देहातों पे हम बाद में आते हैं। पहले बहरिया टाउन की मुझे एक बात बताएं, उसके बाद कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट इनको बैक कर रही है। उसके बाद कल या परसों एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक वज़रा ने स्टेटमेंट दी कि ये जो भी वाक़या हुआ बहरिया टाउन में, इसमें कोई एक जमात का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो जमात मुलविस है। और कल अगर हमने जो क्रैकडाउन देखा या कल जो गिरफ्तारियां हमने देखी तो वो एक अलग जमात के ऊपर एक्शन हो रहा था। तो इनके कॉल और फैल में तजाद है। उसके अलावा इंक्रोचमेंट के अलावा भी अगर आप हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको कहीं पे भी कोई गवर्नेंस नज़र ही नहीं आती सर। हमें मैनेजमेंट का इश्यूज़ है, कैसी बेहतरी लाई जा सकती है सर? बेहतरी का तो हल मैम एक ही है कि जब तक हम अपने आप को जिम्मेदार ना समझें और हम खुद भी तो हम देखें ना, अब आप देखें कोई गवर्नमेंट तो आके इंक्रोचमेंट नहीं करती ना, इंक्रोचमेंट तो आवाम करती है। आवाम को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, लोगों को भी हम अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करें। जैसे हम खुद अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो हमें उससे उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और उसके बाद भी अगर हम किसी को देखें तो हम फ़ौरन कंप्लेन करें। हालांकि हमारे यहाँ सिस्टम एक ऐसा बन गया है कि हम खुद भी अगर कोई और कर रहा है तो हम समझते हैं कि अब यार ठीक है वो कर रहा है, तो अगर घर के सामने वो इंक्रोचमेंट कर रहा है तो हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि वो हमें कुछ नहीं कह सकता। और अगर हमें सपोज इंतज़ामिया वाले अगर आकर इन केस अगर कोई एक्शन लेते भी हैं फिर हम कहते हैं आप उन्हें भी तो कहें। अब ऐसे तो हज़ारों लोग आ गए हैं, जैसे चाइना कटिंग का इशू है कराची में, इंटीरियर सिंध में इशू है, अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरिया में। ये एक हमारा एक बदकिस्मती से हमारा एक निज़ाम बन गया है और वही एक रीज़न है।
सर ये जो गैर कानूनी इमारत बना दी जाती हैं और फिर बाद में उस पर एक्शन होता है, तो सर पहले ये जो लॉज हैं या जो अदालतें हैं पहले इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, पहले तो कानून को ठीक होने की ज़रूरत है। जैसे आपने पहले आपने कहा कि करोड़ों की करप्शन करके लाखों देकर फिर छूट जाते हैं। देखिए, ये कानून नैब का है। नैब का एक कानून है प्री बार्गेन। उसमें अब मोस्टली 10-12 करोड़ रुपए की अगर कोई करप्शन करता है तो वो 2 करोड़ देकर बाद में वो उनको क्लीन चिट मिल जाती है। पहले तो इस कानून में तरमीम होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने इंक्रोचमेंट की बात की तो उसमें भी देखें कानून कौन सा एक्शन हुआ है, आपने कहा ना फिर बाद में एक्शन होता है। एक नाजायज या एक गैर कानूनी तौर पे एक इमारत बन जाती है, उसके बाद आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता दें, सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइज अगर किसी को करना हो वो तो ठीक है, किसी का घर आप बिठा दें या किसी की जगह, उसके अलावा मेरिट पे कौन सी बिल्डिंग गिरी है। हाँ, फिर होता है उस पर फिर उल्टा उन लोगों को जो ऑफिसर्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है करप्शन करने का, उनसे रिश्वत लेने का, बदकिस्मती से। अगर मतलब सर आप कह रहे हैं कि जो अदालत ने हुक्म दिया है जो इमारतें गैर कानूनी बनी है उनको गिरा दें, हटा दें, उस पर एक्शन नहीं होगा? देखिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक्शन या तो होगा, अगर ज्यादातर अगर कोर्ट्स अगर ज्यादा स्टैंड लेती हैं तो फिर तो मजबूरन कोई अगर करें तो वो भी मैं समझता हूँ कि जो लोकल जो इंतजामिया है वो उनसे पैसे लेकर उनको रिलीफ तो देंगी। अब जैसे देखें ना जो अभी सही सर, इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा। सिंध के हवाले से आज हम बात करें। मखदूम मोहसिन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब। राना साहब, अगर बात की जाए कराची शहर की, कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और सिंध की जो हुक्मरान जमात है वो कराची को हमेशा अलग क्यों रखती है, अलग क्यों समझती है और कोई भी तरक्याती काम कराची के लिए या कराची वालों के लिए क्यों नहीं होता? ये तो देखें, सिंध हुकूमत की नहीं सिर्फ बात, बल्कि वफाकी हुकूमत ने भी हमेशा सिंध के साथ जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा है। और आप देखें जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, ये तो वफाकी हुकूमत को इसको देखना था। K4 का प्रोजेक्ट देखें ना कि कराची में 7000 पानी के टैंकरों को पानी मिलता है, लेकिन कराची वालों की जो उनके नलके हैं, टैप वाटर उनके यहाँ नहीं आता। तो ये किसी न कोई तो कोई माफिया से मुस्तफीद हो रहा है ना, कि जो 7000 पानी के टैंकरों का माफिया है। इसी तरह जो कराची के लिए जो वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं, अब 5 साल मैंने आपको ग्रीन लाइन बता दिया। K4 सब जानते हैं कि कितनी देर से डिले हो रहा है कराची के लोगों के लिए। इसी तरह आप देखें कराची का जो 1964 में जो MRV प्लान था, कराची को सुलझाने की तरफ एक खूबसूरत शहर न्यू कराची डेवलप होना था, लेकिन आप देखते हैं न्यू कराची जो डेवलप हुआ वो एक पूरी कराची कच्ची आबादियों का और गोट हवा। आपको हैरत होगी कि यहाँ पे कई तो पश्तून लोग कहते हैं कि हमारे गोट 1000 साल पहले थे या 100 साल पहले थे, 500 साल पहले थे। आपको हैरत होगी कि गोट आबाद में कैसी कैसी सनतें दे दी गई हैं। भाई उस आबादी का अफगानिस्तान के मसले के बाद ही तो अफगान यहाँ पर आए, उससे पहले कौन से अफगान गोट यहाँ मौजूद? तो ये अजीबो गरीब हमारे जो हुक्मरान रहे। और देखें, जब अरबों रुपया शादी हालों से कमाया गया तो उनसे नहीं वसूला गया। आप एक बार दिखाने के लिए डिमोलिश कर देते हैं, वो अगले 4-5 महीने के बाद वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो वो किरदार कहाँ है कि जिन्होंने अरबों रुपया यहाँ से कमाया और वो पाकिस्तान से बाहर लेकर चले गए। और यही आप देखें कराची के साथ अलमिया रहा है कि तो पूछगछ का निज़ाम नहीं है। मोतसिफ जो है बेबस नजर आते हैं हमें। मोतसिफ के इदारे से कभी आपने देखा है किसी पुलिस के खिलाफ, एहलकार के खिलाफ या बड़े हाई ऑफिशियल के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती कि जहाँ उनकी नेग्लिजेंस हो, जहाँ उनकी गफलत हो। पूरी मलीर नदी से देखें, रेती बजरी चोरी कर करके पूरी मलीर नदी को खोखला कर दिया। आज कराची में अर्बन फ्लडिंग होती है, अभी फिर बारिशें आने वाली हैं। तो ये 2 नाले साफ करने से, खाली गुजर नाला, औरंगी नाला और मंदूर कॉलोनी का महमूदाबाद का नाला, इससे मसला हल नहीं होगा। कराची के लिए एक सर्जिकल ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। अगर DHA को डूबने से बचाना है तो कयूमाबाद की जो इंक्रोचमेंट है, जिसमें 100 फुट की गली जो है 20 फुट में रहेगी, उसको खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह आपको जो भी आपने ये जो आप देखें
एक आरिफ हसन साहब की स्टडी है कि कराची में 66% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, तो कच्ची आबादियां फॉर्मल हाउसिंग से ज्यादा कैसे होगी? तो ये सारे इन चीजों को देखना पड़ेगा। और कराची में जो 5-6 एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, सिंध कच्ची आबादी, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कंटोनमेंट बोर्ड, KMC, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी कि गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 11 में ये जिक्री गोट और मिठा खान गोट कैसे वजूद में आ गए, किसने ये गोट बसा दिए जो KDA की अलॉटमेंट वाली जमीनें। जी ये सारा मामला जो है देखने पड़ेंगे। कराची में असला की भरमार है, कराची में मनशियात फरोशी की भरमार है। हाल ही में आपने देखा प्रोफेसर को जिसने मर्डर किया है वो पूरा मनशियात फरोशों का एक नेटवर्क है। कराची में 400 से ज्यादा मनशियात के ऐसे अड्डे मौजूद हैं कि जिससे तमाम इदारे मुस्तफीद होते हैं। अगर इदारे मुस्तफीद ना हो तो आप वहाँ पर एक वो कहते हैं ना कि एक चर्च का पैकेट भी नहीं बेच सकते आप। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह, और जो वफाकी हुकूमत के दावे थे पुलिस इस्लाहात के, वो भी आप देखें 0/0 हैं। सिंध हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया था, वो कहाँ है? उसकी मीटिंग हो ही नहीं रही। तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन में लोग बैठे हैं, वो बिल्कुल एक बुत की तरह, एक स्टैचूज की तरह खड़े हैं और वो लोगों की कोई तादरसी नहीं कर रहे। अभी हमें तो ये देख के अफसोस होता है कि जो अदालती निज़ाम है इसे तो वफाकी हुकूमत और सब मिलकर इस्लाहात ला सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मखदूम साहब आपकी तरफ आएंगे। राना साहब ने जैसे कि कहा कि हमारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की जाए। और जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, जब वो इक़्तिदार में नहीं आई थी तो उनका यही कहना था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम जो लॉज़ हैं हमारे उनको बेहतर करेंगे, क्योंकि करप्शन के ख़िलाफ़ उनकी सबसे बड़ी जंग थी। और करप्शन के जो जंग है वो तभी जीत सकते हैं जब आपके लॉज जो हैं वो स्ट्रिक्ट हों और सज़ाएं आपको मिल रही हों। तो पुलिस रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो आपको लगता है पुलिस में कोई काम, रिफॉर्म्स पे कोई काम हो रहा है, या जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करें उस पर कोई काम हो रहा है? देखिए मैम, प्रपोजल्स तो आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। हाँ। अब जैसे रिफॉर्म्स की हर जगह पे ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको अर्ज़ किया, आप जैसे इससे पहले आपने एक टॉपिक पे आप बात कर रही थी कि करोड़ों रुपए की करप्शन करके फिर लाखों रुपए देकर, जैसे नैब का एक कानून है प्री बार्गेन, उसे ठीक होने की ज़रूरत है। अगर कोई 10 करोड़ की करप्शन करता है तो उससे जब तक आप 10 करोड़ वापस नहीं लेते तब तक उसे क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। 10 करोड़ की करप्शन वाला 2 करोड़ देकर अगर क्लीन चिट ले ले तो मैं समझता हूँ ये अवाम के साथ और पाकिस्तान की मईशत के साथ एक मजाक है। उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। अगर कोई ऑफिसर या कोई ब्यूरोक्रेट अगर किसी भी इदारे का है और वो गलत कामों में मुलविस है या अपनी फ़राइज़ को सही अंदाज से वो नहीं अंजाम दे रहे, तो मैं समझता हूँ उन्हें उन पे एक्शन भी होना चाहिए। और एक सख्त रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। सस्पेंड कर देना और फिर वापस वो 3-4 दिन के बाद ड्यूटी में आ जाएं, ये एक हल नहीं है। या तो उनको डिसमिस करें, या अगर डिसमिस नहीं कर सकते तो उन पर एक भारी एक जुर्माना आयद होना चाहिए ताकि वो दूसरी दफ़ा उस चीज़ को, अब अगर आप दूसरे ममालिक में चले जाएं वहाँ पे एक सिस्टम है। अब आप सिर्फ ट्रैफिक रूल्स में ही चले जाएं, हम दुबई जाते हैं या हम लंदन जाते हैं तो अगर वहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, अगर आप वहाँ पे 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अगर आप सिग्नल भी तोड़ दे तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट्स बन जाती हैं ब्लैक। या आप एक दफ़ा भी अगर आप मतलब आपने स्पीड में ज़्यादा गाड़ी वो कर ली तो भी आपका फ़ौरन चालान फाइन हो जाता है। और वहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला आपको नहीं रोकता। वहाँ पे आपका चालान बन जाता है, वो आपका मैसेज आपके नंबर पे आ जाता है और उसके बाद फिर आप खुद लाइन में खड़े होकर आप पेनल्टी पे करते हैं, क्लियरेंस देते हैं, फिर आप उसके बाद आपका पासपोर्ट भी वैलिड रहेगा, आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और हर चीज़ देखें, जैसे लाहौर में भी अभी लास्ट पिछली गवर्नमेंट जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि ट्रैफिक का एक प्रॉपर निज़ाम बनाया। कराची में कोई निज़ाम ही नहीं है। आप गाड़ियों की नंबर प्लेट्स देख लें, फेक नंबर के नंबर प्लेट्स आके लोग चल रहे हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, कोई कानून का निज़ाम नहीं है, लोग राइफलें लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं है लोगों का कि राइफल्स जो हैं उनके लाइसेंस्ड हैं नहीं हैं। और सिंध तो ठीक है, बलूचिस्तान का तो इससे भी बुरा हाल है अगर इस चीज़ पे आप अगर चले जाएं। तो यही चीज़ें हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और रिफॉर्म्स की सिर्फ एक आध चीज़ में नहीं, ओवरऑल सब चीज़ों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसके लिए हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ उसके बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। सही। राना साहब, शॉर्टली आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से ये सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है? मेन चीज तो यही है कि सिस्टम को बेहतर बनाए। लोग तो ना कोई सियासी जमातें बुरी होती हैं ना लोग बुरे होते हैं, असल सिस्टम आप बेहतर बनाएं। यही लोग जो है कि दुबई में आप देख लें रूल ऑफ लॉ पे अमल करते हैं। ये सियासी जमातें जितनी भी ताकतवर हों, अगर दुबई का आप सिटी का मॉडल देखें
तो वहाँ पे ये ना तो कोई अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं ना कुछ। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और जिन लोगों के जो इंक्रोचमेंट में, जो इन क्राइम में मुलविस हैं, उनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा जो है कराची का जो हुलिया बिगाड़ने का एक पूरा निज़ाम चल रहा है, पूरे सिंध को बर्बाद करके रख दिया है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है वो सख्त से सख्त तरीन होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सज़ाओं का निज़ाम सख्त होना चाहिए। अगर सज़ाएं मिलेंगी लोगों को तभी भी वो कोई जुर्म करने से या करप्शन करने से बाज आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब आपका, राना आसिफ अवीद साहब आपका, आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में आज वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़हरा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।